नेक्स्ट रीडिंग लिखो, पोटेंशियल एनर्जी। ये काइनेटिक एनर्जी हमने बता दिया था, और नेक्स्ट हेडिंग लिख लीजिए पोटेंशियल एनर्जी। एक बात सीधा सा समझ लो, जैसे आपको मैंने बताया कि मैकेनिकल एनर्जी दो तरह की होती है, एक काइनेटिक और एक पोटेंशियल। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम मैकेनिकल एनर्जी की बात करें तो मैकेनिकल एनर्जी दो तरह की मैंने बताया, एक बताया काइनेटिक एनर्जी और एक बताया, ध्यान से समझिए, वास्तव में ये बताया जाता है कि मैकेनिकल एनर्जी दो तरह की होती है, एक काइनेटिक एक। वास्तव में काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी दो अलग अलग एनर्जी हैं ही नहीं। ये बेसिक कॉन्सेप्ट की क्लास होती है इंटर, इसलिए इंटर में कभी भी कुछ पढ़िए तो इंटर से पढ़ाई स्टार्ट होती है। ऐसा नहीं है कि आप एक लेवल की पढ़ाई में आ गए हैं। अभी इंटर समझिए ABCD पढ़ाई स्टार्ट होती है साइंस की, इसके बाद अगली लड़ाई अगली पढ़ाई अभी आगे होती है एनालिसिस की। तो वो तभी आप पढ़ पाते हो जब इंटर के कॉन्सेप्ट बहुत साफ हो, क्योंकि ऊपर जब साइंस में जाएंगे तो बड़ा माइनर चीज़ें होती हैं, तो जिनका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होता है शुरू से वही आगे पकड़ पाते हैं। इसीलिए आप देखते होंगे कि लाख बच्चे तैयारी करते हैं तो सेलेक्ट 10-5 होते हैं, जो बड़ा माइनरली पढ़ते हैं, कॉन्सेप्चुअल पढ़ते हैं। इसलिए हमारी आपको राय है कि कोई भी सब्जेक्ट, खासकर साइंस मैथमेटिक्स, जब भी कोई टीचर पढ़ाए, कोई हेडिंग डाले तो पूरे मनोयोग से पढ़िए और उसकी बेसिक बातों को कॉन्सेप्चुअली समझिए, रटने की कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है, तो हम यहाँ ये चर्चा कर रहे थे कि आपको बताया जाता है कि मैकेनिकल एनर्जी दो तरह की होती है, काइनेटिक एनर्जी और। वास्तव में आपको बताया कि काइनेटिक और पोटेंशियल नाम की दो एनर्जी हैं ही नहीं। ये दो अलग अलग एनर्जी नहीं है, एक ही एनर्जी के दो नाम हैं। काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी ये दो अलग अलग एनर्जी नहीं है, ये एक ही एनर्जी है, और एक ही एनर्जी के ये दो नाम हैं। जैसे एग्जाम्पल दे, आपके पापा हैं तो घर में उनको पापा कहते हो, क्या ऑफिस में भी पापा कहा जाता है? ऑफिस में उनको सिंह साहब कहते हैं लोग, बोलो। ऑफिस में कुछ दूसरा नाम होगा कि नहीं? सिंह साहब या बड़े बाबू कह देते हैं। तो मान लीजिए ऑफिस में सिंह साहब कहा जाता है, और जब घर में आते हैं तो क्या उनको सिंह साहब कहा जाता है? तो घर में उनका नाम पापा है और ऑफिस में नाम सिंह साहब है। तो ना ऑफिस में पापा कह सकता है कोई, ना घर में आप लोग सिंह साहब कह सकते हो। लेकिन क्या सिंह साहब और पापा दो अलग अलग आदमी हैं क्या? एक ही आदमी के दो नाम हैं, और दोनों नाम अलग अलग परिस्थितियों में बुलाए जाते हैं। जब वो अपने दफ्तर में, अपने प्रोफेशनल लाइफ में होते हैं तो उन्हें सिंह साहब बुलाया जाता है, जब वो पर्सनल लाइफ में होते हैं तो पापा बुलाया जाता है। ठीक उसी तरह से काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी ये दो अलग अलग एनर्जी नहीं है, एक ही एनर्जी है, बस अलग अलग परिस्थितियों में इसके अलग अलग नाम रख दिए गए हैं। ठीक, और ये दोनों ही किस एनर्जी के पार्ट हैं? मैकेनिकल। ठीक, अब कब हम मैकेनिकल एनर्जी को काइनेटिक कहेंगे और कब उसी मैकेनिकल एनर्जी को? ठीक है, दिमाग में ये बात क्लियर हो गई ना कि ये दो अलग अलग नहीं, एक ही है। बस कब उसे काइनेटिक कहेंगे और कब उसी एनर्जी को, इतना समझना है। किसे काइनेटिक कहेंगे, किसे पोटेंशियल कहेंगे, ये नहीं समझना है। एक ही एनर्जी को हम कब काइनेटिक नाम से पुकारेंगे और कब पोटेंशियल एनर्जी के नाम से पुकारेंगे, ये समझना है। इसको समझने के पहले एक और बात, मैकेनिकल एनर्जी यदि आप किसी बॉडी को देना चाहते हो, जैसे मान लीजिए डस्टर है, इसमें ऑलरेडी बहुत सारे तरह की एनर्जी स्टोर है, उसकी चर्चा नहीं करेंगे, इसमें बहुत एनर्जी ऑलरेडी स्टोर है। लेकिन यदि हम इसमें मैकेनिकल एनर्जी स्टोर करना चाहते हैं, हमसे किसी ने कहा कि इस पर मैकेनिकल एनर्जी स्टोर कर दीजिए, तो किसी बॉडी में यदि आप मैकेनिकल एनर्जी स्टोर करना चाहते हैं तो उसका एक ही उपाय है, उस बॉडी पे वर्क कर दो। इसके अलावा मैकेनिकल एनर्जी किसी बॉडी में स्टोर करने की और कोई तरीका नहीं है। तो किसी भी बॉडी में यदि मैकेनिकल एनर्जी स्टोर करना है, क्या करोगे? वर्क करेंगे उस पर। ठीक, और जितने जूल वर्क करोगे
उतने ही जूल एनर्जी उसमें स्टोर होगी और उतनी ही आपकी लॉस होगी। मान लीजिए हमसे कहा जाए कि टेबल में मैकेनिकल एनर्जी स्टोर करो, तो हमें टेबल पे वर्क करना पड़ेगा। तो मान लीजिए टेबल पर हमने 100 जूल वर्क किया, तो इसमें मैकेनिकल एनर्जी कितनी स्टोर हुई? 100 जूल। और हमारी कितनी लॉस हुई? 100 जूल। इसलिए जो वर्क करता है उसकी एनर्जी में कितना लॉस हुआ, उसने कितना वर्क किया, बॉडी में कितनी एनर्जी स्टोर हुई, ये सब एक ही वैल्यू होती है। हमारी 100 जूल लॉस हुई, हमने 100 जूल वर्क भी किया और इसमें 100 जूल एनर्जी स्टोर हुई। तो यदि किसी बॉडी पर आपने वर्क किया और आपके वर्क करने के कारण बॉडी मोशन करने लगी, तो उस समय आपके वर्क के कारण और वर्क के इक्वल जो एनर्जी स्टोर हुई, यदि आपने किसी बॉडी पे वर्क किया और आपके वर्क करने के कारण बॉडी मोशन करने लगी, तो उस केस में आपके वर्क के कारण जो एनर्जी स्टोर हुई उसे काइनेटिक कहते हैं, और उतनी ही स्टोर हुई जितना आपने वर्क किया। तो पूछा जाए कितनी काइनेटिक स्टोर हुई, तो निकाल लीजिए कितना आपने वर्क किया। और यदि किसी बॉडी पर आपने वर्क किया और आपके वर्क करने के कारण बॉडी का पोजीशन, बॉडी का कॉन्फ़िगरेशन, बॉडी का शेप या बॉडी का साइज, इनमें से यदि कोई चेंज हुआ, तो उस समय आपके वर्क के कारण बॉडी में जो एनर्जी स्टोर हुई, सीधा सा वर्क से ही ये भी स्टोर हुई, वर्क से भी ये भी स्टोर हुई। अंतर क्या है कि यदि आपने किसी बॉडी पे वर्क किया और आपके वर्क करने के कारण बॉडी मोशन करने लगी, तो उस समय आपके वर्क के कारण बॉडी में जो एनर्जी स्टोर होगी उसे, और यदि आपने किसी बॉडी पे वर्क किया और आपके वर्क करने के कारण बॉडी का पोजीशन चेंज हो गया या कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गया या शेप चेंज हो गया या इनमें से कोई एक हो गया, तो ऐसे केस में आपके वर्क के कारण बॉडी में जो एनर्जी स्टोर हुई उसे पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। ठीक। अब जैसे मान लीजिए हमने स्प्रिंग को खींच दिया, तो हमारे वर्क करने के कारण क्या चेंज हुआ? साइज। तो हमारे वर्क के कारण जो एनर्जी स्टोर हुई उसका नाम क्या दोगे? इसलिए खींचे हुए स्प्रिंग में कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल। धनुष पर बाण चढ़ा के खींच दिया, तो क्या चेंज हुआ? साइज, शेप। तो हमारे वर्क के कारण शेप या, इसलिए खींचे हुए धनुष में कौन सी एनर्जी स्टोर हुई? पोटेंशियल। हमने डस्टर को चुपचाप यहाँ से उठा के यहाँ रख दिया, डस्टर का क्या चेंज हो गया? पोजीशन। तो इस समय कौन सी एनर्जी स्टोर हो गई? तो बड़ा सीधा सा कहीं नेचर में देखिए कि यदि वर्क के कारण मोशन स्टार्ट हो गया, तो आपके वर्क के कारण जो एनर्जी स्टोर हुई उसका नाम। अब जैसे मान लीजिए कोई आपका फ्रेंड साइकिल से खड़ी है और चुपचाप खड़ी है और आपने पीछे से धक्का मार दिया, वो चलने लगेगी कि नहीं? मोशन करने लगेगी कि नहीं? उस समय आपके वर्क के कारण जो एनर्जी स्टोर हुई काइनेटिक है। तो यदि किसी बॉडी पर हम वर्क करते हैं और हमारे वर्क करने के कारण यदि बॉडी का शेप, साइज, पोजीशन, डायरेक्शन, कॉन्फ़िगरेशन, इनमें से कोई चेंज होता है, तो उस समय हमारे वर्क के इक्वल बॉडी में जो एनर्जी स्टोर होती है उसे पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। पोटेंशियल एनर्जी 4 तरह की होती है। एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी एंड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो ये 4 तरह की पोटेंशियल एनर्जी होती है, समझ लो इसको। तो यदि पहले तो पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन लिखेंगे। ठीक। द एनर्जी स्टोर्ड इन ए बॉडी ड्यू टू द पर्टिकुलर पोजीशन, शेप, साइज, डायरेक्शन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी, या द एनर्जी स्टोर्ड इन बॉडी ड्यू टू द वर्क डन बाय चेंजिंग द शेप, साइज, कॉन्फ़िगरेशन इज कॉल्ड, चाहे जैसे भी डेफिनेशन लिखिए। फिर उसके बाद हेडिंग डाल लीजिए टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। समझ लीजिए, तो पोटेंशियल एनर्जी 4 तरह की होती है। एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी।
अब आपसे कोई पूछे कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है, तो बता दीजिए कि यदि किसी बॉडी का पोजीशन, शेप, साइज या कॉन्फ़िगरेशन ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट वर्क करके चेंज किया गया, यदि किसी बॉडी का पोजीशन, शेप, साइज या कॉन्फ़िगरेशन यदि हमने ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट वर्क करके चेंज किया, तो उस कंडीशन में हमारे वर्क के ड्यू टू बॉडी में जो एनर्जी स्टोर होगी, अब जैसे डस्टर है, हम इसको ऊपर उठाए तो इसका हम क्या चेंज किए, किसके खिलाफ काम किया, ग्रेविटी फोर्स के खिलाफ। तो किसी बॉडी के पोजीशन, शेप, साइज, कॉन्फ़िगरेशन में चेंज यदि आप ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क करके करते हो, तो उस कंडीशन में आपके वर्क के कारण बॉडी में जो एनर्जी स्टोर होगी उसे, यदि किसी बॉडी का पोजीशन, शेप, साइज या कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट वर्क करके चेंज किया जाता है, तो उस कंडीशन में हमारे वर्क के ड्यू टू जो एनर्जी स्टोर होगी, यदि किसी बॉडी का पोजीशन, शेप, साइज, कॉन्फ़िगरेशन मैग्नेटिक फोर्स के अगेंस्ट वर्क करके हम चेंज करते हैं, तो उस कंडीशन में हमारे वर्क के ड्यू टू जो एनर्जी स्टोर होगी, यदि किसी बॉडी का पोजीशन, शेप, साइज या कॉन्फ़िगरेशन हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के अगेंस्ट वर्क करके चेंज करते हैं, तो ऐसे केस में हमारे वर्क के ड्यू टू जो एनर्जी स्टोर होगी उसे, तो डेफिनेशन मैंने ऐसा बताया कि याद करना आसान हो जाए, सब में वही है, बस इसमें अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स, अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स, अगेंस्ट मैग्नेटिक फोर्स, अगेंस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, बाकी सब डेफिनेशन वही है। ठीक, तो ये 4 तरह की है। ये आप इलास्टिसिटी में पढ़े हैं, पढ़ाया हूं मैं ही, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ये दोनों सेकेंड ईयर में पढ़ाया जाएगा आपको, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। फर्स्ट ईयर में सिर्फ कौन सी पढ़नी है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो आगे हेडिंग लिख लें, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तो इसका डेफिनेशन क्या बताया कि यदि किसी बॉडी का शेप, साइज, पोजीशन, कॉन्फ़िगरेशन हम ग्रेविटी फोर्स के अगेंस्ट वर्क करके चेंज किए हैं, तो ऐसे कंडीशन में हमारे वर्क के ड्यू टू जो एनर्जी स्टोर होती है उसे, तो किसी बॉडी में कितनी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है निकालना हो, तो हम क्या करें कि एक बॉडी का पोजीशन चेंज कर दें ग्रेविटी के अगेंस्ट और देखें कि हमने कितना वर्क किया। मान लीजिए डस्टर है, इसका पोजीशन हमने ग्रेविटी के अगेंस्ट चेंज कर दिया, अब इसका पोजीशन चेंज करने में हमने कितना वर्क किया यदि ये निकाल लिया जाए, तो जितना हमने वर्क किया उतनी ही एनर्जी इसमें स्टोर होगी, और वही एनर्जी क्या कहलाएगी, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। तो उसके लिए क्या कीजिए कि मान लीजिए एक बॉडी है जिसका मास m है, वो ग्राउंड पे रखी है, अब इस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाकर हम इस बॉडी को h हाइट तक ले गए, इस बॉडी को h हाइट तक ले गए। ठीक, बॉडी रखी कहाँ थी, ग्राउंड पर, अब इस पर हम फोर्स लगा के इसे कितनी हाइट ले गए, h हाइट ले गए। तो हमने कितना वर्क किया यदि निकालना हो, वर्क डन ऑन बॉडी अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स, अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स, तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू। अब यहाँ एक बात समझिए छोटी सी, कहीं भी यदि आपको वर्क निकालना है, बहुत बारीक बात है, इसकी जरूरत हर जगह लगी, कहीं भी आपको वर्क निकालना है तो वर्क निकालने के लिए क्या क्या चाहिए, तो ये हमेशा दिया रहता है। कभी भी वर्क निकालना हो तो 2 चीज चाहिए, फोर्स और तो डिस्प्लेसमेंट तो दिया रहता है हमेशा, केवल आपको ये जानना है कि हमने कितना
तो उसके लिए एक तरीका बताता हूँ। जैसे मान लीजिए डस्टर है, इसका वेट किधर काम कर रहा है? नीचे। कितना है इसका वेट? mg। हमें इसे किधर ले जाना है? तो हमें ऊपर की ओर फोर्स लगाना पड़ेगा। नीचे कितना लग रहा है? mg। मान लीजिए हम ऊपर भी mg ही लगा दिए और नीचे भी, तो इस पर नेट फोर्स 0। ये जाएगी किधर? यानी इसको ऊपर ले जाने के लिए हमें mg से थोड़ा सा ज़्यादा, mg से थोड़ा सा ज़्यादा हम लगा देते, ऊपर चली जाएगी। लेकिन वो थोड़ा सा ज़्यादा जो हमको लगाना पड़ रहा है उसे हम लोग इग्नोर कर देते हैं और हम मान लेते हैं कि हमारे अगेंस्ट जितना फोर्स है हमें भी उतना ही लगाना चाहिए। जबकि हकीकत क्या है कि हमारे अगेंस्ट जितना फोर्स है हमें थोड़ा सा उससे, लेकिन जो बड़े पार्टिकल का फिजिक्स जब हम लोग पढ़ते हैं तो वो थोड़ा सा ज़्यादा पार्ट इग्नोर कर देते हैं और हमेशा मान लेते हैं कि हमारे अगेंस्ट जितना लग रहा है हमें भी। इसलिए कहीं भी आपको वर्क निकालना हो तो वर्क निकालने के लिए चूंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो मैंने बताया ये दिया रहता है, केवल इसकी ज़रूरत है। तो आपको पता कैसे चलेगा कि हमने बॉडी पर कितना फोर्स लगाया? तो उसका एक ही तरीका है कि आप देख लीजिए कि जिधर आप फोर्स लगा रहे हो आपके खिलाफ कितना काम वर्क फोर्स लग रहा है। जितना आपके अगेंस्ट फोर्स लग रहा है आप अपना फोर्स उसी के बराबर मान लीजिए। जबकि सही बात तो यह है कि जितना हमारे अगेंस्ट लग रहा है हमें थोड़ा सा ज़्यादा लगाना चाहिए, लेकिन वो ज़्यादा इग्नोर कर देते हैं और हम ये मान लेते हैं कि जितना हमारे अगेंस्ट लग रहा है हमको भी। इसलिए कभी भी आज के बाद फिजिक्स में वर्क निकालना है तो वर्क निकालते समय बॉडी पर फोर्स कितना लगेगा ये निकालना हो तो खाली आप देख लीजिए कि हम जिधर फोर्स लगा रहे हैं हमारे अगेंस्ट कितना लग रहा है। जितना अगेंस्ट लग रहा है हमें भी, हम मन में जानते रहिए कि थोड़ा ज़्यादा वो इग्नोर किया गया है। अब बताइए इस बॉडी को ऊपर ले जाने के लिए हमें कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? mg। और डिस्प्लेसमेंट कितना है? h। यानी इस बॉडी का पोजीशन चेंज करने में हमने वर्क कितना किया? mg। और हमने कहा किसी बॉडी का पोजीशन चेंज करने में हम जितना वर्क करते हैं उतनी ही एनर्जी स्टोर होती है, वही पोटेंशियल है। इसलिए पोटेंशियल एनर्जी कितनी हुई? देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन बॉडी। तो बॉडी में पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? और पोटेंशियल एनर्जी को डिनोट किससे करते हैं? यू से। काइनेटिक एनर्जी इसको के से डिनोट करते हैं लेकिन पोटेंशियल एनर्जी को यू से। तो बॉडी में कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई? इसलिए कभी भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालना हो तो फार्मूला क्या होगा? आप काइनेटिक एनर्जी का हाफ mv स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी निकालना है तो उसका फार्मूला हाफ mv स्क्वायर, और यदि कहीं पोटेंशियल एनर्जी निकालना है तो mvs। और फर्स्ट ईयर में चूंकि यही हमारे कोर्स में ही है इसलिए हर जगह पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक पोटेंशियल तो पढ़ना नहीं, इसलिए जब भी पढ़ना है तो पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड कुछ छोटी छोटी बातें जरा समझ लीजिए। जब भी पोटेंशियल एनर्जी निकालिए कुछ छोटी छोटी बात समझ लो पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड। जैसे मान लीजिए ये डस्टर है और हमने यहां कर दिया, हमने कहा कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी बताओ। तो पोटेंशियल एनर्जी बताने के लिए फार्मूला क्या है? यानी इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए हमको चाहिए क्या? इसका मास पता है, जी पता है, सिर्फ क्या चाहिए? हाइट। अब इसकी हाइट हम यहां से भी ले सकते हैं, यहां से भी ले सकते हैं, ये फर्श से भी ले सकते हैं, नीचे बरांडे से भी ले सकते हैं, फील्ड से भी ले सकते हैं, सी लेवल से भी ले सकते हैं। बोलो। तो यहाँ सवाल ये उठता है कि यदि किसी बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी निकालना हो तो हम यच लें कहाँ से? क्योंकि यम और जी तो गिवन रहता है, केवल जरूरत किसकी है? तो यहाँ पर परेशान ना होना, आप जहाँ से मन करे वहाँ से ले लीजिए, लेकिन जहाँ से लीजिए हाइट वो दिखाइए, उसी को रेफरेंस लाइन कहा जाता है। जहाँ से हम हाइट लेते हैं उसी को, अब जैसे हम फर्श से हाइट ले रहे हैं ऑब्जेक्ट की तो हमारा फर्श रेफरेंस लाइन हो गया। हम टेबल से ले रहे हैं तो जब भी पोटेंशियल एनर्जी निकालिए तो आप हाइट कहाँ से ले रहे हो वो शो जरूर कीजिए फिगर में, रेफरेंस लाइन। ठीक, तो मान लीजिए कि ये बॉडी यहाँ है और हम यहाँ से इसकी हाइट ले रहे हैं h,
तो एच हाइट जब यहाँ से ले रहे हैं तो यही हमारा क्या हो गया, रिफरेंस लाइन। इसलिए पोटेंशियल एनर्जी जब भी कहीं निकालिए तो आप ये इस लफड़े में मत पड़िए कि हाइट लें कहाँ से, जहाँ से मन करा वहाँ से लो, बस जहाँ से लीजिए उसे दिखाइए कि ये मेरा, बस केवल रिफरेंस लाइन लिख दीजिए, समझ लो, समझ जाएगा यही रिफरेंस लाइन है। बच्चे ने यहीं से हाइट कंसीडर किया है और यही सारा हाइट लेकर के आप न्यूमेरिकल लगाइए, टोटल सेम आएगा। इसलिए पोटेंशियल एनर्जी निकालते समय आप हाइट कहाँ से ले रहे हो इसे शो करना जरूरी है। ठीक। दूसरी बात, काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव नहीं हो सकती। काइनेटिक एनर्जी या तो जीरो होगी या पॉजिटिव होगी, यानी काइनेटिक एनर्जी हमेशा या तो जीरो के इक्वल होगी या जीरो से ज़्यादा होगी। काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। तो दूसरे पॉइंट में लिख लेंगे आप कि पोटेंशियल एनर्जी में बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। पोटेंशियल एनर्जी जो है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। तो कब पोटेंशियल एनर्जी को हम पॉजिटिव लेंगे, कब नेगेटिव लेंगे और कब जीरो लेंगे, ये भी जान लीजिए। मान लीजिए ये हमारा रेफरेंस लाइन है या रेफरेंस प्लेन भी कह सकते हैं। ये हमारा रेफरेंस लाइन या रेफरेंस प्लेन है। तो जब कोई डिस्टेंस रेफरेंस प्लेन से ऊपर लिया जाएगा, मान लीजिए पॉइंट ए है जो रेफरेंस प्लेन से ऊपर है, तो ए पॉइंट पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वह प्लस होगी। और जब डिस्टेंस आप रेफरेंस लाइन से, मान लीजिए यहां पे पॉइंट बी है जिसकी हाइट h है, कहां से, रेफरेंस प्लेन से, तो बी पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो माइनस होगी। और यदि कोई पॉइंट रेफरेंस प्लेन पर ही है तो वहां पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो जीरो होगी, क्योंकि जब हमारा पॉइंट रेफरेंस प्लेन पर ही है तो इसका मतलब हाइट है नहीं। तो जब h जीरो है तो पोटेंशियल एनर्जी भी, इसलिए कहीं भी पोटेंशियल एनर्जी निकालिए तो पहला आप ये दिखाइए कि आपका रेफरेंस प्लेन क्या है, आप हाइट ले कहाँ से रहे हो। जैसे यहाँ पे डस्टर है, ये निकालना है mgh पोटेंशियल एनर्जी, तो हम यहाँ से भी ले सकते हैं, यहाँ से भी ले सकते हैं, यहाँ से भी ले सकते हैं। हम कहाँ से ले रहे हैं हमें दिखाना पड़ेगा। यदि आपने डिस्टेंस रेफरेंस प्लेन से ऊपर लिया है तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव, यदि आपने डिस्टेंस रेफरेंस प्लेन से तो पोटेंशियल एनर्जी, और यदि आपको रेफरेंस प्लेन पर ही पोटेंशियल एनर्जी निकालनी हो तो ठीक। कोई दिक्कत? अब यहाँ एक छोटी सी चीज देख लें, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी भी बता देते हैं, लेकिन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ने से पहले आप एक छोटा सा लॉ पढ़िए, हुक्स लॉ। हुक्स लॉ। तो पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी समझ में आ गई। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला mgh, काइनेटिक का फार्मूला, पोटेंशियल एनर्जी निकालते समय क्या क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए बता दिया, और पोटेंशियल एनर्जी कितने टाइप की होती है उसके डेफिनेशंस क्या हैं, और कब बॉडी में स्टोर्ड एनर्जी को काइनेटिक कहेंगे और कब, समझ में आया। अब हम पढ़ेंगे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। हमने कहा था कि इलास्टिक पढ़े लेकिन दो पढ़ना है। जैसे पोटेंशियल एनर्जी कितने टाइप की है, 4, तो उसमें से 2 पढ़ना है, ग्रेविटेशनल और इलास्टिक। तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ने के पहले आपको हुक्स लॉ पढ़ना है। हुक्स लॉ कहता क्या है ध्यान दें। अच्छा एक बात बताओ, जैसे इलास्टिसिटी मैंने बताया था कि कोई स्प्रिंग है उसको खींच दीजिए तो बढ़ गया, छोड़ दीजिए तो कौन सा फोर्स उसे वापस ले जा रहा है, रेस्टोरिंग। समझाया था इलास्टिसिटी चैप्टर में आपको कि जब भी किसी इलास्टिक बॉडी पर आप एक्सटर्नल फोर्स लगाते हो तो जिधर फोर्स लगाओगे उसके अपोजिट और उतना ही एक फोर्स पैदा हो जाएगा जो आपका अपोज करता है, उसी फोर्स को हम, और वही रेस्टोरिंग फोर्स अपना फोर्स हटाने के बाद बॉडी को ओरिजिनल पोजीशन में ले जाता है, उसी को रेस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। और ये सिर्फ इलास्टिक बॉडी में होता है।
इसीलिए इलास्टिक बॉडी को खींचिए तो बड़ा हो जाएगा, और जब छोड़ दीजिए तो फिर अपने, तो कौन ओरिजिनल शेप साइज में लाता है? रिस्टोरिंग। और रिस्टोरिंग कब पैदा होता है? जब हम एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं। यदि स्प्रिंग रखी है तो उसमें कोई रिस्टोरिंग नहीं होगा, लेकिन जो हम एक्सटर्नल फोर्स इधर लगाएंगे तो रिस्टोरिंग इधर हो जाएगा, एक्सटर्नल फोर्स इधर लगाएंगे तो रिस्टोरिंग, तो जो हम एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो रिस्टोरिंग पैदा होता है, और उतना ही रिस्टोरिंग होता है जितना हम फोर्स लगाते हैं, और रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा हमारे फोर्स के अपोजिट होता है। तो मान लीजिए कि यह एक स्प्रिंग है, इस पर हम नीचे की तरफ एक्सटर्नल फोर्स लगाए हुए हैं, तो स्प्रिंग की ओरिजिनल लेंथ, मान लीजिए स्प्रिंग की ओरिजिनल लेंथ या अनस्ट्रेच्ड लेंथ L थी। अब हम एक्सटर्नल फोर्स लगाकर स्प्रिंग को खींच दिए, तो स्प्रिंग की लेंथ बढ़ गई कि नहीं? तो मान लीजिए स्प्रिंग की लेंथ में चेंज हो गया कितना? डेल्टा x। तो हमने बताया जब स्प्रिंग पर हम एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो हमारे फोर्स के अपोजिट एक फोर्स स्प्रिंग में पैदा हो जाएगा, जिसे रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। इसी को क्या कहेंगे? रिस्टोरिंग फोर्स। तो हुक साहब ने यह बताया कि यदि किसी बॉडी में चेंज इलास्टिक लिमिट के अंदर की गई हो, इलास्टिक लिमिट बताया था, तो यदि किसी बॉडी में चेंज इलास्टिक लिमिट के अंदर की गई हो, तो ये जो रिस्टोरिंग फोर्स है वह स्प्रिंग के लेंथ में चेंज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन लेंथ। इसका मतलब कि रिस्टोरिंग फोर्स जितना ही ज्यादा होगा, लेंथ में चेंज भी ज्यादा होगा। रिस्टोरिंग फोर्स कब ज्यादा होगा? क्योंकि ये हमारे ही फोर्स इक्वल होता है। तो यदि स्प्रिंग पर हम फोर्स बढ़ाते जाएं तो रिस्टोरिंग भी, और स्प्रिंग के लेंथ में भी चेंज, यानी रिस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चेंज इन लेंथ से, या प्रोपोर्शनल जगह इज इक्वल टू लगाओगे तो यहाँ एक कांस्टेंट डेल्टा x, जहां k को फोर्स कांस्टेंट कहते हैं, फोर्स कांस्टेंट या स्प्रिंग कांस्टेंट भी कहते हैं। स्प्रिंग, इसलिए कभी भी यदि कोई स्प्रिंग खींचा हुआ है, स्ट्रेच्ड है, तो उसमें पूछा जाए कि रिस्टोरिंग फोर्स कितना है, तो आप सीधा क्या कीजिए, F इज इक्वल टू K लिख लीजिए, और देखिए स्प्रिंग के लेंथ में कितना, यही लिख लीजिए। और चूंकि रिस्टोरिंग फोर्स हमारे फोर्स के, इसलिए कभी भी यदि कोई स्प्रिंग दिखाई गई हो और मैं पूछूं कि जरा बताओ इसमें रिस्टोरिंग कितना है, तो आप सीधा F इज इक्वल टू माइनस K लिख डालिए, और फिर देखिए स्प्रिंग के लेंथ में, स्प्रिंग की लेंथ कितनी है, नहीं चेंज कितना, यही लिख लीजिए। यदि x चेंज है तो x लिख लीजिए, यही रिस्टोरिंग। तो किसी भी स्प्रिंग में यदि रिस्टोरिंग फोर्स बताना हो कितना है, तो सीधा सा है कि नहीं, F इज इक्वल टू माइनस K लिख लो, और फिर देख लो कितना स्प्रिंग के लेंथ में, वो मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक, अब यहाँ K को स्प्रिंग कांस्टेंट या फोर्स कांस्टेंट कहते हैं, तो थोड़ा सा K के विषय में पढ़ लिया जाए। स्प्रिंग कांस्टेंट या फोर्स कांस्टेंट, इसका डेफिनेशन देखिए क्या होगा। अभी आप पढ़े हो F इज इक्वल टू K डेल्टा x, तो यहां से K इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F अपॉन, यदि हम डेल्टा x की जगह 1 ले लें तो K की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी। तो यहीं से आप डेफिनेशन दे सकते हो कि किसी स्प्रिंग के लेंथ में यूनिट चेंज करने के लिए, यदि किसी स्प्रिंग के लेंथ में यूनिट चेंज का मतलब चाहे 1 मिलीमीटर चेंज करना हो, या 1 सेंटीमीटर चेंज करना हो, या 1 किलोमीटर चेंज करना हो, 1 ही करना है, तो किसी स्प्रिंग की लेंथ में यूनिट चेंज करने के लिए जितना हमें फोर्स लगाना पड़ता है वही उसका स्प्रिंग कांस्टेंट है। यानी इसका डेफिनेशन लिख सकते हो कि स्प्रिंग कांस्टेंट इज न्यूमेरिकली इक्वल्स टू force required to
टू चेंज इन यूनिट लेंथ ऑफ स्प्रिंग, यानी किसी स्प्रिंग के लेंथ में यूनिट चेंज करने के लिए हमें जितना फोर्स लगाना पड़ता है उसी को हम स्प्रिंग कांस्टेंट कहते हैं। स्प्रिंग कांस्टेंट को K से डिनोट करते हैं। स्प्रिंग कांस्टेंट का यूनिट हो जाएगी, यहाँ से स्प्रिंग कांस्टेंट का ये फार्मूला है, यूनिट हो जाएगी न्यूटन पर मीटर। और जब यूनिट पता चल गया तो इसका डायमेंशन भी लिख सकते हो। न्यूटन का डायमेंशन होता है mm/2 और मीटर का L होता है, ये हो गया mp-। ठीक, स्प्रिंग कांस्टेंट से रिलेटेड कुछ छोटी छोटी बातें और समझ लो कि जो स्प्रिंग जितना ही, जिस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट जितना ही ज्यादा होगा वो उतनी हार्ड स्प्रिंग होगी, और जिस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट जितना ही कम होगा वो उतनी ही सॉफ्ट होगी। जैसे कुछ स्प्रिंग आता है जल्दी खींच ही नहीं पाओगे, आप कुछ होता है इजीली खींच लोगे। जैसे आपके पेन के रिफिल में जो स्प्रिंग लगी है उसको खींचने के लिए बड़ा ताकत लगानी पड़ेगी, तो वो सॉफ्ट है कि बहुत हार्ड है, तो उसका स्प्रिंग कांस्टेंट बहुत कम होगा। लेकिन गाड़ी के साकर में जो स्प्रिंग लगा है उसको उठा के दे देते इजीली खींच लोगे, उतना ही नहीं खींच सकते क्योंकि वो हार्ड है। तो जिस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट जितना ही कम होगा वो उतनी सॉफ्ट होगी, और जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट जितना ही ज़्यादा होगा उतनी ही हार्ड होगी। तो जितना ही हार्ड स्प्रिंग होगा उसका स्प्रिंग कांस्टेंट समझ लो ज़्यादा है, और जितने स्प्रिंग ऐसे हैं जिन जो सॉफ्ट हैं उनका स्प्रिंग कांस्टेंट, तो जितना स्प्रिंग कांस्टेंट कम होगा स्प्रिंग सॉफ्ट होती जाएगी, और जितना ही स्प्रिंग कांस्टेंट ज़्यादा होगा उतनी ही हार्ड होती जाएगी। तो इस तरह स्प्रिंग कांस्टेंट से भी ये पता चल जाता है कि स्प्रिंग हार्ड है या सॉफ्ट। और यदि स्प्रिंग कांस्टेंट ज़्यादा है, स्प्रिंग हार्ड है, तो उसके लेंथ में चेंज करने के लिए फोर्स भी बहुत लगाना पड़ेगा। और यदि कोई स्प्रिंग ऐसा है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट कम है तो इसका मतलब वो सॉफ्ट है, और सॉफ्ट है तो उसके लेंथ में चेंज करने के लिए हमें फोर्स बहुत कम लगाना पड़ेगा। ठीक, अब हेडिंग लिख लो, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इन स्प्रिंग। स्ट्रेच्ड स्प्रिंग लिखिए, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इन। अब देखिए, मान लीजिए एक स्प्रिंग है जिसकी अनस्ट्रेच्ड लेंथ L है और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K है। अब इस पर हम एक्सटर्नल फोर्स लगाकर स्प्रिंग को खींच रहे हैं, तो जो ही हम एक्सटर्नल फोर्स लगा के स्प्रिंग को खींचेंगे स्प्रिंग की लेंथ क्या होगी, मान लीजिए स्प्रिंग की लेंथ बढ़ गई कितनी, और स्प्रिंग में रेस्टोरिंग फोर्स कितना हो गया, -। ठीक, अब आपसे पूछा जाए कि स्प्रिंग को खींचने में आपने कितना वर्क किया, कितना वर्क किया, द वर्क डन ऑन स्प्रिंग। तो यहां पर वर्क का फार्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट नहीं लगेगा, क्योंकि स्प्रिंग पर लगाया गया फोर्स किस पर डिपेंड कर रहा है। अभी पिछले हेडिंग में हुसलाम बताया है कि स्प्रिंग पर लगाया गया फोर्स लेंथ में चेंज पर डिपेंड करता है। तो जो जो हम स्प्रिंग को खींचेंगे इसकी लेंथ चेंज होती जाएगी, तो हमारा फोर्स भी क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा। इसका मतलब कि किसी स्प्रिंग को जब आप खींचते हो तो खींचते समय आप द्वारा लगाया गया फोर्स कांस्टेंट क्या होता है, और जब फोर्स वेरिएबल हो तो वर्क डन कैसे निकालते हैं। ठीक, अब आपने स्प्रिंग को खींचने में कितना फोर्स लगाया है, जितना हमारा विरोधी है, कितना हमारा विरोधी है, माइनस साइन, तो ये बता रहा है कि इसके उल्टा है, बस कितना फोर्स लगाया। तो ये आपकी जगह के एक्स रख लीजिए, के एक्स इंटू के कांस्टेंट है बाहर कर देंगे, कौन बताएगा एक्स का इंटीग्रेशन,
बोलो। x² बाई 2, यानी वर्क डन कितना हो गया, हाफ kx²। और जब स्प्रिंग को खींचने में हमने वर्क हाफ kx² किया तो स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी कितनी स्टोर हुई, उतना ही। द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग, क्यों माइनस बोली होगी, तो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, हाफ। इस पर बहुत सारे माइनस साइन केवल यहाँ ये दिखाने के लिए है कि ये रिस्टोरिंग फोर्स हमारे फोर्स के बस। तो किसी स्प्रिंग में कितनी पोटेंशियल एनर्जी होती है, mgh मत लिखा देना, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, हाँ ये बताएगा। और कभी कभी पोटेंशियल एनर्जी और चेंज इन लेंथ में ग्राफ भी पूछ देता है। ये ग्राफ है पैराबोला, ये क्वाड्रेटिक है और ये होमोजीनियस है, पैराबोला होगा। और ये स्प्रिंग की लेंथ में मैक्सिमम चेंज है। तो यदि आपसे कहा जाए कि राइट द हुक्स लॉ, तो भी बताया गया। उसके बाद आपसे कहा था डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन स्ट्रेच्ड स्प्रिंग, किसी खिंचे हुए स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, इसका फार्मूला प्रूफ कीजिए। तो ऐसे प्रूफ करके इतना ला दीजिए। या कहा जाए कि स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी और चेंज इन लेंथ में एक ग्राफ खींचिए, तो ग्राफ ऐसे आता है। ठीक, तो ये आपका पोटेंशियल एनर्जी हेडिंग खत्म हो गया। तो काइनेटिक भी बता दिए और पोटेंशियल भी बता दिए। अब इसमें एक हेडिंग है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो 9th क्लास में आप लोगों को हमने ही पढ़ाया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो हमने उसमें स्टेटमेंट बताया था कि अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी नाइदर कैन बी क्रिएट्स नॉर डिस्ट्रॉयड, इट ओनली कैन बी ट्रांसफर। ठीक, एनर्जी को न तो इसको केवल एक फॉर्म से, एनर्जी नाइदर कैन बी क्रिएट्स नॉट डिस्ट्रॉयड, इट ओनली कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू। उसके बाद प्रूफ कराया गया था, कौन सा मेथड था, एक बॉडी को फ्रीली, तो यहाँ टोटल एनर्जी निकाले, फिर बीच में कहीं निकाले, फिर और सारे जगह टोटल एनर्जी सेम दिखा दिए थे, याद है? और नहीं याद है तो जाके देख लीजिएगा, तो उस पर टाइम वेस्ट करूँगा नहीं। तो अगली हेडिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी डालकर उसको कॉपी में एक्सप्लेन कर लीजिएगा। ठीक, और इस चैप्टर की अगली हेडिंग लिखिए कोलिजन। कोलिजन, इसको हिंदी में संघट्य कहते हैं। देखिए रियल में कोलिजन है क्या, कभी कभी कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। कोलिजन का मतलब ये समझते हैं जब दो चीज लड़ जाए, दिमाग में क्या है, जैसे कोलिजन का मतलब दो चीज लड़ जाए, जैसे देख रहे हो दो बॉल आ रही है, दोनों लड़ गई, तब हम समझेंगे कि कोलिजन हुआ। या कोई चीज दीवार से लड़ गई तो कोलिजन हुआ। तो एक दिमाग में बच्चों के बना रहता है कि कोलिजन का मतलब डायरेक्ट लड़ जाना, ये गलत है। ये ठीक, ये एकदम बिल्कुल गलत है कि डायरेक्ट इंपैक्ट हो, डायरेक्ट दोनों बॉडी टच में आके लड़ जाए, उसी को कोलिजन कहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और इस पर एक छोटी सी घटना बता दें कि एक केमिस्ट्री टीचर काइनेटिक थियरी ऑफ गैस पढ़ा रहे थे, तो उन्होंने काइनेटिक थियरी ऑफ गैस में एक लाइन लिखवाया कि द कोलिजन ऑफ टू गैस मॉलिक्यूल इज परफेक्टली इलास्टिक, इट मीन्स ड्यूरिंग द कोलिजन ऑफ टू गैस मॉलिक्यूल नो एनी लॉस ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस। यानी यदि गैस के दो मॉलिक्यूल के बीच का कोलिजन पूरा इलास्टिक होता है और कोलिजन के दौरान किसी तरह की एनर्जी का लॉस, ये केमिस्ट्री वाले ने लिखवाया था और है भी, काइनेटिक थियरी ऑफ गैस में पॉइंट है। बच्चे लिख लिए, खत्म हो गई कहानी। उसके कुछ दिन बाद एक मैथ के टीचर, वो बेचारे कोलिजन पढ़ाने गए, तब मैथ में डायनामिक्स स्टैटिक्स एक पेपर होता था इंटर में, अब नहीं है।
वो सब उठा के फिजिक्स में कर दिया। तो डायनेमिक्स, और ये डायनेमिक्स का ही है, अब फिजिक्स में आया है, पहले नहीं था। ये जो वर्क पावर एनर्जी पढ़ रहे हो कोलिजन, ये मैथमेटिक्स का था। मोशन इन वन डायमेंशन मैथमेटिक्स का था। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, फ्रिक्शन, ये सब प्रोजेक्टाइल मोशन, ये सब डायनेमिक्स है। तो डायनेमिक्स खत्म किया, उठा के फिजिक्स में डाल दिया। तब उसको मैथ टीचर ना पढ़ाए, फिजिक्स टीचर पढ़ाए। तो जब मैथ वाले सर गए पढ़ाने, तो उन्होंने समझा दिया कि यदि कोई दो बॉडी आपस में डायरेक्ट लड़ेंगी तो निश्चित रूप से उनकी एनर्जी लॉस होगी। अब उसमें कुछ शरारती बच्चे वो सब पकड़ लिए दोनों मास्टर। अरे सर कैसे आप कह रहे हैं, केमिस्ट्री वाले सर तो बताए थे कि गैस मालिक्यूल लड़ जाते हैं तब भी उनकी एनर्जी लॉस, आप कह रहे हैं कि लॉस हो जा रही है, गारंटी है जब लड़ेंगे तो लॉस होगी। अब वो इतना विवाद बच्चे पैदा कर दिए कि उन दोनों टीचर में मारपीट की नौबत आ गई। बात मेरे तक आई तो हमसे कहा गया क्या जाके जांचिए क्लास में बात क्या है। तो हमको भेजा प्रिंसिपल ने, मैं गया क्लास में, हमने पूछा कि बात क्या है, क्यों यदि इतना बड़ा तगड़ा। तो एक बच्ची ने खड़ा है, सर ऐसी ऐसी बात है, ये दोनों लोगों का बात गलत है, मतलब सेम नहीं है, अपोजिट बात है। उसी में बात बहस हो गई। हमने कहा कि ऐसा है कि डांटे उठे बच्चों को। हमने कहा दोनों लोग सही हैं, मैथ वाले भी सही हैं, और अंतर बस कोलिजन समझने का है। यदि एक बॉडी का मोशन दूसरी बॉडी द्वारा इफेक्ट हो, चाहे डायरेक्ट लड़कर या बिना लड़े, यदि एक का मोशन दूसरे द्वारा इफेक्ट हो रहा है तो इसी घटना को, इफ द मोशन ऑफ वन बॉडी इज इफेक्ट बाय अनदर, आइदर बाय डायरेक्ट इंपैक्ट और विदाउट एनी इंपैक्ट, द प्रोसेस या फिनोमेनन इज कॉल्ड कोलिजन। अब हमने कहा कि गैस मॉलिक्यूल में होता क्या है कि दो गैस मॉलिक्यूल हैं, ये दूर से आ रहे हैं, जब इनके बीच का डिस्टेंस अभी 10⁻⁹ मीटर रहता है, तभी इनके न्यूक्लियस इतने नजदीक आ जाते हैं कि रिपल्सन काम करने लगता है, और डायरेक्ट लड़ते ही नहीं है। ये 10⁻⁹ मीटर डिस्टेंस पर ही रिपेल हो जाते हैं, लेकिन दोनों का मोशन इफेक्ट हुआ नहीं। अब जैसे ये जा रहा था इधर, अब जाने लगा, तो इसका मोशन इफेक्ट हुआ कि नहीं। ये भी आ रहा था इधर, जाने लगा, इधर मोशन इफेक्ट हुआ कि नहीं। तो यदि एक बॉडी का मोशन दूसरे बॉडी द्वारा इफेक्ट हो रहा है तो इसी घटना को, ये कोलिजन तो हुआ ही, और कोलिजन हुआ तो इसमें एनर्जी लॉस होगी, क्योंकि इतने ही दूर पर ये कोलिजन है और इसमें कोई एनर्जी का लॉस, इसलिए परफेक्ट इलास्टिक है। और मैथ वाले सर ने सही बताया। मान लीजिए कोई बॉडी आ रही है तो ये मोशन में है कि नहीं, तो इसके अंदर कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक, इसमें भी कौन सी है, मान लो 10 जूल काइनेटिक इसमें, 10 जूल काइनेटिक इसमें। तो जब ये टकराई तो 1 मिनट के लिए रुकी कि नहीं, 1 सेकंड के लिए या -1.1 सेकंड के लिए रुकी कि नहीं रुकी। दो बार आ रही, टकराई तो रुक के ही तो बैक होगी, तो जिस समय रुकी उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई। तो कितनी एनर्जी लेकर आ रही थी, और जो रुकी उस समय लास्ट हुई कि नहीं, बोलो। अब कहोगे जब लास्ट हो गई बेचारी तो फिर कैसे बैक हुई, किसने उसको एनर्जी दिया, भोजन दिया। तो इसने इस पर वर्क किया और इसने, दोनों ने ठोकर मारी, दोनों ने वर्क किया, फिर उस वर्क के कारण इसमें एनर्जी चली, लेकिन कुछ लॉस हो गई तो जाके मामला शांत हुआ। तो इसीलिए मैं कोलिजन डेफिनेशन थोड़ा रुक गया हूँ। तो कोलिजन के प्रति दिमाग में ये मत बैठा देना कि रियल इम्पैक्ट कोई, अब मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हैं और दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, दोनों नेगेटिव चार्ज पार्टिकल हैं। तो जब दोनों एक दूसरे के नजदीक आएंगे तो थोड़ी दूर पर आने के बाद ये रिपेल कर जाएंगे कि नहीं कर जाएंगे, बोलो, रिपेल कर जाएंगे कि नहीं कर जाएंगे। तो जब रिपेल कर जाएंगे तो इनका मोशन एक दूसरे से इफेक्ट हुआ कि नहीं हुआ, तो यहां कोलिजन माना जाएगा नहीं। तो क्या कोलिजन के लिए डायरेक्ट इंपैक्ट होना जरूरी नहीं, ठीक। तो कोलिजन का डेफिनेशन लिख लो
if the motion of one body affects with another, the phenomenon is called collision. The phenomenon is called collision. यदि एक बॉडी का मोशन दूसरी बॉडी द्वारा इफेक्ट हो तो इसी फिनोमेनन को कोलिजन कहते हैं। तो आज इतना ही। इसके बाद कोलिजन के टाइप और बाकी डिटेल पढ़ाया जाएगा नेक्स्ट हेडिंग में।